नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम चोल वंश से संबंधित उनके प्रशासन के बारे में जानेंगे कि भाई चोल राजा जो थे वो किस प्रकार से प्रशासन करते थे। उन्होंने अपने प्रशासन को कितने भागों में बांटा था और उन भागों को किनके अंतर्गत दिया था, या फिर जब वो प्रशासन करते तो प्रशासन में किस प्रकार की वो उपाधियां भी धारण करते थे। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि चोल वंश से संबंधित प्रशासन किस प्रकार से उस समय था। तो देरी ना करते हुए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं चोल वंश। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने सम्राटों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। आप उनको मेरी पिछली वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अब जो हम बातें करेंगे, जो जानेंगे हम, वो प्रशासन और स्थानीय सरकार। भाई देखो, एक तो प्रशासन हो गया जो सम्राट के अंतर्गत था, यानी सम्राट पूरे साम्राज्य का राजा था। एक उसमें जो प्रशासन चलता था, और एक वो कि जो स्थानीय जो कि इन्होंने विभक्त किए हुए थे अपने जिलों को, प्रांतों में प्रांतों को, नाडों को, यानी गांव में, इस तरीके से जो करे थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, तो चोल वंश में स्थानीय प्रशासन जो था, एक तो था केंद्रीय नियंत्रण में, यानी सीधे केंद्र क्या थे, यानी राजा के अंतर्गत आने वाले। एक थे राजा के अंतर्गत आने वाले, ठीक है, और एक थे स्थानीय, यानी दो प्रकार से होगा। आप मोटे स्तर पर अगर आपको समझाने की मैं कोशिश करूं तो वो ये, एक होगी केंद्र सरकार और एक होगी राज्य सरकार। ठीक है, आधुनिक समय की। उसी प्रकार एक सीधे केंद्र के नियंत्रण में और एक स्थानीय स्वसत्ता थी। ठीक है, शासकों ने, जब ये शासक वहां पर प्रशासन करते थे तो इन्होंने भारी भरकम, यानी बहुत मोटी उपाधियां, यानी कि जो नाम के पीछे इस प्रकार से लगे, भाई वाह, राजा का जो नाम है, मान लो राजा का नाम और उसके पीछे एक उपाधि धारण कर ली, तो नाम एक काफी पावरफुल शक्तिशाली, इसलिए उपाधियां धारण करते थे प्रशासन के दौरान राजा। तो कौन सी थी वो? चक्रवर्ती गल और त्रिलोक सम्राट, ये लोग इस तरीके से उपाधियां भी धारण करते थे प्रशासन के दौरान। और मंदिरों में क्या करने लगे थे ये? मंदिरों में अपनी प्रतिमा, सम्राट की प्रतिमा, यानी जो राजा वहां पर शासन करता था तो वहां के मंदिरों में ये लोग अपनी प्रतिमा भी स्थापित करते थे। इस प्रकार से वहां पर शासन करते थे। और इनके बारे में अगर हम प्रशासन के बारे में और थोड़ा जानते हैं तो तंजौर के मंदिर में, अब मैं आपको उदाहरण के लिए ये बताऊंगा कि मंदिरों में सम्राट की प्रतिमा कहां पर और कौन कौन से सम्राटों ने की थी। देखो, तंजौर के मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की थी वो सुंदर चोल, यानी पुरांतक द्वितीय, उसका नाम पुरांतक द्वितीय भी था। ठीक है, सुंदर चोल ने तंजौर के मंदिर में मूर्ति स्थापित की। राजेंद्र ने और राजेंद्र की प्रतिमा भी। ठीक है, एक तो हो गए सुंदर चोल, दूसरे हो गए राजेंद्र चोल की प्रतिमा इन्होंने स्थापित की थी। और शासकों के राज्याभिषेक, जो प्रशासन करते थे ना, जब भी शासक, जो भी राजा बनता था, जब भी राजा कोई बनते थे तो राज्याभिषेक के समय क्या करते थे? तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम और चिदंबरम और कांची में। ठीक है, यानी चोल वंश में जब भी कोई राजा बनता था, यो जो भी शासक बनते थे वो क्या करते थे? ये स्थान है और इनमें से उपाधियां भी हैं। ठीक है, तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम, चिदंबरम और कांची, ये चार स्थान ऐसे थे कि जब भी कोई राजा बनता था तो अपना राज्य अभिषेक इन्हीं स्थानों पर ज्यादातर चोल वंश से संबंधित करते थे। ठीक है, उसी समय भाई देखो, प्रशासन में चोल वंश का जब प्रशासन था तो वहां पर पुरोहित का पद सबसे ऊंचा था। ठीक है, राजा के बाद अगर कोई पद सबसे महत्वपूर्ण था, मुख्य था, तो वो पुरोहित का पद था। उस समय प्रशासन की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। प्रशासन में सम्राट जो आदेश देते थे वो मौखिक थे, मौखिक आदेश दे देते, वो सम्राट
जो भी उन्हें नया कानून लागू करना था या कोई भी उन्हें कोई आदेश देना था, आदेश को मतलब जैसे कि समझ लो राजा ने मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया, तालाब निर्माण का आदेश दे दिया, सड़क निर्माण का आदेश दे दिया, तो वो जो आदेश थे वो मौखिक थे, मुंह जबानी, लिखित में नहीं थे। ठीक है। और पद अधिकारियों के द्वारा, यानी चोल वंश के जो अधिकारी थे उनके द्वारा उन आदेशों को प्रांतों में पहुंचाया जाता था। जैसे आधुनिक समय में मोदी जी कोई आदेश दे दे फिर वो राज्य सरकार के पास तक आए, तो उसी प्रकार पहले राजा आदेश देते थे और जो अधिकारी थे वो उन्हें प्रांतों तक पहुंचाते थे। ठीक है। सम्राट के ही जीवन काल में युवराज का चुनाव भी किया जाता था, और ये जो चुनाव होता था युवराज का, ये वंश अनुगत होता था, यानी राजकुल से संबंधित व्यक्ति ही ज्यादातर चुनाव में चुने जाते थे। तो क्या है, युवराज का चुनाव राजा के समय में ही हो जाता था कि भाई राजा अगर मर जाए, किसी युद्ध के दौरान किसी प्रकार की क्षति हो जाए, तो युवराज कौन होगा, राजा जीते जी ही किसी भी एक पुत्र को युवराज घोषित कर दे। युवराज तो वो सभी थे, लेकिन जो राज्य के लिए चुनाव किया जाता था कि भाई राज्य के ये युवराज होंगे और आने वाले समय में राजा होंगे। ठीक है। अधिकारियों का जो संगठन होता था चोल वंश में, अधिकारियों का संगठन दो स्तर पे था, एक तो उच्च वर्ग के स्तर पर और निम्न वर्ग, ये दो वर्ग थे। अधिकारियों का जो संगठन करते थे चोल वंश में, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, दो भागों में ये विभक्त थे, दो वर्गों में विभक्त थे। कौन कौन से थे? उच्च वर्ग में कौन आते थे? अब देखो, अधिकारियों का संगठन, भाई राज्य में चोल प्रशासन में अगर हम बात करें तो दो तरीके से वर्गों में विभक्त थे अधिकारियों का संगठन। क्या? अधिकारियों का संगठन एक तो उच्च और एक निम्न, ये दो वर्ग थे जिनमें ये विभक्त था। अब उच्च वर्ग के जो अधिकारी आते थे उन्हें क्या बोलते थे? हैं? पेरु नंदम, पेरु नदम, क्या बोलते थे? उच्च वर्ग के अधिकारी के संगठन को पेरुनदम कहा जाता था, और निम्न वर्ग के अधिकारी के संगठनों को क्या कहा जाता था? सेरुनदम। ठीक है। और अधिकारियों, उस समय चोल प्रशासन में अधिकारियों का जो वेतन दिया जाता था ना, भू राजस्व के द्वारा ही इनको, भू राजस्व में ही इनका वेतन इनको दिया जाता था, जिसे क्या बोला जाता था उस समय? जीवित। भू राजस्व के द्वारा अधिकारियों को दिए जाने वेतन को चोल वंश में जीवित कहा जाता था। और विशेष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? विशेष अधिकारियों को ओलाई कुटटम, ओलाई कुटटम उस समय किनको कहा जाता था? विशेष अधिकारी होते थे, एक होते थे अधिकारी और एक उनसे भी ऊपर प्रमुख विशेष, उनके लिए क्या बोला जाता था? ओलाई कुटटम, जो कि राजा के द्वारा जारी आदेशों को लिखते थे। विशेष अधिकारियों के जो ये इनका जो कार्य था वो क्या था? जारी आदेशों को लिखने का कार्य इन्हीं का था। ठीक है। विभागीय अध्यक्ष, चोल शासन में विभागीय अध्यक्ष को क्या कहते थे? कनकानी। जो अधिकारियों के विभाग होते थे उस विभागीय अध्यक्ष को कनकानी कहते थे। यानी विभाग तो अलग था, विभाग का एक अध्यक्ष था जिसे चोल काल में कनकानी कहा जाता था। ठीक है। ओले और पटोले, ये कौन थे? ओले, ओले और पटोले ये क्या थे? अधिकारी आदेश का कच्चा मसौदा तैयार करने वाले, यानी अधिकारी जो आदेश देते थे उनका मसौदा, यानी कि जो भी वो आदेश देते थे उनको लिखना, तैयार करना, फिर अधिकारी के सामने हाजिर करना, उनको बोलते थे ओले पटोले चोल समय में। ठीक है। इनकी जो ये लिखाई पढ़ाई करते थे, जो ये दस्तावेज इस्तेमाल करते थे, जो ये दस्तावेज बनाते थे, कौन बनाते थे? ओले पटोले। इनकी भी जांच होती थी, यानी
आज के आधुनिक समय में अगर तहसीलदार में पटवारी कुछ कर ले तो उनके ऊपर जो रजिस्ट्रार होते हैं और जो अधिकारी होते हैं वो जांच करते हैं ना। इसी प्रकार पटवारी की जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर जांच करेगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के और ऊपर वाले अधिकारी जांच करेंगे, तो उसी प्रकार इनके मसौदे जो ये तैयार करते थे, जो लेखा जोखा तैयार कर दस्तावेज तैयार करते थे, उसकी जांच कौन करते थे? ओले नायगम। ठीक है, ओले नायगम उसकी जांच करते थे। इसी दौरान ग्रामीण प्रशासन की भी हम बात कर लेते हैं कि ग्रामीण प्रशासन की सुरक्षा में, चोल प्रशासन में भाई केंद्र की सुरक्षा भी होती थी, उसी प्रकार ग्राम प्रशासन की सुरक्षा में भी जो लोग लगे होते थे, कौन लगते थे? ग्राम सुरक्षा में सामंत लगते थे। सामंत लगते थे तो इन्हें भी चोल प्रशासन के समय में सुरक्षा कर देना पड़ता था। सामंत लोग, जो ग्राम प्रशासन की सुरक्षा में जो सामंत लोग थे, इन्हें सुरक्षा कर देना पड़ता था, जिसे क्या कहते थे? इसे पदिकावल कूली। क्या कहते थे? पदिकावल कूली। इस शब्द को, यानी सुरक्षा कर जो देते थे ना, सुरक्षा कर, उस सुरक्षा कर को चोल समय में पदिकावल कूली कहा जाता था। चोल प्रशासन से संबंधित राजस्व विभाग की अगर बात करें तो राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसे वरितपोत राक्तक था। क्या था? ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। और मुख्य सचिव कौन था? मुख्य सचिव किसको बोले? मुख्य सचिव को क्या बोला जाता था चोल समय में? ओल नायकम। मुख्य सचिव को ओल नायकम बोला जाता था। या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो प्रमुख सचिव थे, भाई प्रमुख अधिकारियों की तरह प्रमुख सचिव भी थे, उन्हें ओल नायकम। ठीक है। भू राजस्व की बात करें चोल समय में कि भाई राजस्व किस प्रकार से आता था, राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आय का जो प्रमुख साधन था वो भूमि राजस्व था। भूमि से लिए जाने वाला राजस्व, उसे क्या बोलते थे? कड़मे। जो आय का प्रमुख साधन था भू राजस्व, इसको कड़मे के नाम से जाना जाता था चोल समय में। राजाराज प्रथम ने और कुलोतुंग ने राजस्व के लिए, ये दो ही ऐसे चोल शासक हैं, एक तो राजाराज प्रथम और दूसरे कुलोतुंग, इन्होंने क्या करा था? भूमि की पैमाइश करी थी, भूमि को नपवाया था। क्यों नपवाया था? ताकि भू राजस्व उसी के आधार पर लिया जा सके। इसी अभिलेखों की अगर हम बात करें, अभिलेखों की अगर हम बात करें तो चोल समय में जो हमें अभिलेख मिलते हैं उनकी बात करें तो उनसे संबंधित हमें जो चीजें मिलते हैं वो ये कि चोल वंश में उपज का क्या, अभिलेखों में उपज के अनुसार 12 कोटियों में विभक्त किया गया था। यानी क्या, भू राजस्व को अभिलेखों के अनुसार, यानी अभिलेखों में उपज के अनुसार 12 कोटियों में विभक्त यानी विभाजित किया गया था। और ये लिया कितना जाता था? ये उपज का 1/3 लिया जाता था। और ये राजस्व किस प्रकार से लिया जाता था? या तो नगद रूप में और अनाज के रूप में, दो तरीकों से नगद और अनाज के रूप में उस समय लिया जाता था। उस समय कौन कौन से कर थे? भूमि कर, व्यापार कर थे। जो मुख्य कर थे वो भूमि कर और व्यापार कर थे। और कर और उपकरण की चोल समय से हमें सूचियां भी मिलती हैं। भाई मुख्य तो उस समय जो मुख्य भूमि कर और व्यापार करते, लेकिन कर और उपकरों की हमें चोल काल से संबंधित सूचियां भी मिलती हैं। सूचियों में आयाम, सूचियों में अब देखो चोल शासन के समय इन्हें किन किन नामों से जाना जाता था।
12 कोठियां थी। जैसे कि आयाम को क्या कहते थे, राजस्व कर, कदमे को क्या कहते थे, लगान कर, और कड़े इरे, कड़े इरे को क्या कहते थे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगाया गया कर। व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां व्यापारी इकट्ठा होते थे। और वासलिप, वासलिप रमम, वासलिप क्या, द्वार कर, ठीक है। मरमज जाडी, ये क्या थे, वृक्ष कर, वृक्ष पे लगने वाला कर चोल समय में। मरमाडी, मरमज जाडी, सॉरी क्या था, वृक्ष कर। मने इरे, ये क्या थे, गृह कर, यानी घर पर भी उस समय कर वसूला जाता था। मगन में, ये क्या थे, व्यवसाय, मगन में काम कर क्या था, व्यवसाय। पेवीर, ये क्या था, तेल घानी कर, तेल घानी जो कि तेल घानी अर्थात इसका मतलब जो कि सरसों के तेल, अब आधुनिक समय में सरसों के तेल, इन पे जो कि आजकल ऑयली चीज है बहुत सारी, ऑयलों पे लिए जाने वाले कर को पेवीर कहा जाता था। और उसके बाद में जो कर थे 12 कोटे में विभक्त था ना उस समय कर, तो इसलिए किडाक कासू, किडाक कासू क्या था, पशुधन कर, यानी पशुओं के लेन देन, व्यापार, खरीदने बेचने, हर चीज पर कर लिया जाता था चोल समय में। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें चोल समय की, तो राजा ही न्यायाधीश होता था। पूरे साम्राज्य का सबसे पहला जो न्यायाधीश था वो राजा था। इनके बारे में अगर हम अभिलेखों से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों में भी हमें न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। वो क्या मिलती है, किस प्रकार थे, धर्मासन और राज दरबार, दो प्रकार के न्याय उस समय थे। धर्मासन क्या था, अंतिम न्याय प्राप्त, धर्मासन में अंतिम निर्णय वाला न्याय किया जाता था, जैसे कि आधुनिक समय में लास्ट में सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार से, ठीक है। और छोटे छोटे मुकदमे की अगर हम बात करें, तो छोटे छोटे मुकदमे कौन हल करते थे चोल समय में, तो स्थानीय निगमों द्वारा, स्थानीय निगमों के द्वारा छोटे मोटे मुकदमे हल किए जाते थे। हम समितियों की बात करें, इन समितियों को क्या बोलते थे, चोल समय में समितियां बीती तो क्या, न्यायातार कहते थे। इन समितियों को, किनको, ये जो 12 समिति ना, 12 कोटियों में विभक्त जो समिति थी, इन समितियों को क्या बोलते थे, न्यायातार कहते थे। दंड व्यवस्था की अगर बात करें, चोल शासन में दंड व्यवस्था बहुत उदार थी। दंड व्यवस्था उस समय अपराधियों को जो दंड दिया जाता था वो बहुत उदार दंड था, ज्यादा कठिन दंड नहीं था। कठिन दंड भी था, लेकिन चोल समय में कठिन दंड उन्हीं अपराधियों को दिया जाता था जिनको मृत्यु प्राप्त थी। तो इसमें दंड किस प्रकार से थे, आर्थिक दंड था और सामाजिक अपमान। एक तो उस पर जुर्माना लगा देना और दूसरा समाज से बहिष्कृत करना, समाज के सामने उसका अपमान करना। मृत्यु दंड में क्या करते थे, जो मैं कह रहा ना, मृत्यु दंड केवल उन्हीं को दिया जाता था जो बहुत ही ज्यादा कठोर अपराधी होते थे। तो मृत्युदंड में क्या करते थे चोल समय में, हाथी के पैरों तले कुचलवाना, ये वहां की उस समय की परंपरा थी कि अगर किसी को मृत्युदंड मिलता है किसी भी कठोर अपराध में, तो उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता था। सैनिक संगठन की अगर बात करें चोल समय में, सैनिक संगठन, तो सैनिक संगठन का प्रमुख जो होते थे वो राजा ही थे, राजा थे। और सेना को गुलाम और छावनी, जो चोल शासकों की सेना थी, ठीक है, उस सेना को गुलाम और छावनी, यानी गुलाम और छावनी क्या, तो क्या कहते थे, कटगम, क्या बोलते थे, जहां पर सेना रहती थी उसको यानी गुलाम और छावनी कहते थे। चोल भाषा में उसे कटगम, कटगम भी बोला जाता था। यहां पर ये चोल सेना रहती थी। सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी को उस समय क्या कहते थे, न्याय
नायक और सेनाध्यक्ष, सेना की टुकड़ी के नायक और सेनाध्यक्ष। भाई सेना की टुकड़ी के होते थे नायक और सेनाध्यक्ष, और इनको क्या कहा जाता था, तो चोल समय में महादंड नायक कहते थे। और सेना के प्रमुख सैनिक, सेना के प्रमुख सैनिकों को क्या कहा जाता था, जो प्रमुख अधिकारी थे, सेना के प्रमुख सैनिक अधिकारी, उनको वर्ड पेर केक कोलस, वर्ड पेर केक कोलस कहा जाता था। ये क्या कार्य करते थे भैया जी, ये राजा जी के व्यक्तिगत सुरक्षा में पैदल सैनिक थे। यहां याद रखना, पैदल सैनिक, किसके, राजा की सुरक्षा में पैदल सैनिक, ये प्रमुख सैनिक अधिकारी थे। ठीक है, ये टुकड़ी थी। उसके बाद में कौन थी, केक कोलस, ये कौन थे, पैदल सेना में, ये पैदल सेना में ही सर्वशक्तिशाली, यानी सेना के अंदर भी पैदल सेना में ये जो सैनिक थे शक्तिशाली सैनिक थे पैदल सेना में। कुंजीर मल्लर, कुंजीर मल्लर कौन थे, गजरोहिक दल, यानी चोल समय में हाथियों की जो सेना थी, हाथियों के जो दल की सेना थी, उसे कुंजीर मल्लर कहा जाता था। कुदीरे चेमगर, कुदीरे चेमगर, ये चोल समय में क्या थे, अश्वरोही, यानी घोड़ों की सेना, घोड़ों की सेना। और बल्लीगढ़, बल्लीगढ़ कौन थे, चोल समय में धनुर्धारी दल, धनुर्धारी दल यानी तीर कमान चलाने वाले सैनिक। ठीक है, सेगुंदर, ये सेगुंदर कौन थे, चोल सेना में भाले चलाने वाले, ये भाले वाले दल थे जो कि अपने साथ में भाला रखते थे। इनके बाद में जो सैनिक टुकड़ी थे, बल्लेककार, बल्लेककार का कौन थे, विश्वसनीय अंगरक्षक, ये राजा के विश्वसनीय अंगरक्षक थे। ठीक है, चोल समय में इन्हें बल्लेककार कहा जाता था। समितियों की बात करें, अगर चोल समय में बहुत सारी समितियां थी, ठीक है, जिनसे कि प्रशासनिक कार्यों में बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती थी, तो वो कौन कौन से थे, समितियों के क्या नाम पुकारे जाते थे, टोटता वारियम, टोटता वारियम, ये कौन थी, उपवन समिति थी। ये क्या कार्य करते थे, ये उपवन यानी वनों की समिति थी, वनों की सुरक्षा से लेकर हर कार्य कि कोई जंगल को काट तो नहीं रहा, क्या बेचना है क्या लेना है, सब ये समिति के अंतर्गत कार्य किया जाते थे। एनवारियम, ये सिंचाई विभाग से संबंधित थे कि नहरों में तालाबों में कितना पानी छोड़ना है, कितना सिंचाई के लिए देना है, ये उन कार्य व्यवस्थाओं को देखते थे। ठीक है, पौनवारियम, पौनवारियम कहते स्वर्ण समिति, स्वर्ण यानी कि सोने की आभूषण, वस्तुएं, मुद्राएं आदि की जो कार्य देखरेख किए जाते थे, वो समिति के द्वारा चोल समय में किए जाते थे। येरिवारियम, ये कौन थे, तडाक समिति, तडाक समिति, तडाक तालाब समिति, इसे तालाब समिति भी कह सकते हैं। ये क्षेत्र के या पूरे साम्राज्य के रख रखाव के कार्य को देखते थे। पंचबहार, पंचबहार कौन थे, पंचबहार थे पंच बनाकर झगड़ों का निपटारा करने वाले। ये वो लोग थे जो कि साम्राज्य में स्थानीय, जिस प्रकार जिले के गांव होते हैं, गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, उनको जो पंच सुलझाते हैं, जिनका समाधान करते हैं, उसी प्रकार चोल प्रशासन में पंचबहार थे। ये पंचबहार क्या करते थे, पंच बनकर, ये पंच जो थे पंच बनकर झगड़ों का निपटारा करते थे, सुलह कराते थे, समझौता कराते थे। ठीक है, गणवारी, गण
वारियम समिति, ये क्या थे, ये गांव के कार्यों, ये ग्राम कार्यों की व्यवस्था करते थे। गांव में क्या क्या कार्य होंगे, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, सड़क से हो, नदी नाले से हो, ठीक है, स्थानीय लोगों से हो, उनकी जरूरत की चीजों से हो, खान पीने की व्यवस्था से हो, चाहे गांव की न्याय व्यवस्था से हो, ठीक है, ये उन कार्यों को करते थे। ठीक है, उदासीन वारियम, ये क्या थे, ये सन्यासी और विदेशियों की संस्था। सन्यासी जो साधु संत थे, और विदेशियों की जो विदेश से आने वाले, चाहे वो भ्रमणकर्ता हो, साधु हो या अतिथि हो, उन सभी की व्यवस्था करने वाली ये समिति से, जिसको उदासीन वारियम समिति कहा जाता था। कोपिलवारियम, ये कोपिलवारियम क्या थे, मंदिरों के कार्य की व्यवस्था देखने वाले। मंदिर के कार्य की व्यवस्था मतलब चाहे वो मंदिर निर्माण, मंदिर का प्रांगण सुसज्जित, सुंदरता, मूर्ति निर्माण, स्थापित करना, ये जो समिति थी, ये सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। किसमें, चोल काल में। ठीक है, ये न्यायात्तार वारियम, ये क्या थे, ये न्याय समिति थी। चोल समय में न्याय समिति, यानी न्याय से संबंधित कोई भी घटना हो तो ये उन चीजों को देखने वाली समिति थी। संवत्सर वारियम, संवत्सर वारियम क्या थे, वार्षिक समिति थी। वार्षिक समिति थी, ये वार्षिक समिति यानी साल में एक बार होने वाली समिति थी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं चोल प्रशासन से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी, जिनसे आपको पेपरों में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।